हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं और हम राजस्थान इतिहास के अंदर लोहा युगीन सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जो हमारी लोहा युगीन सभ्यता का जो स्थल है ना रेड, कल हमने उस पर चर्चा की थी। यानी कल का जो हमारा टॉपिक था ना वह हमारा रेड था, जो कि हमारी लोहा युगीन सभ्यता है। यानी कल हमने रेड सभ्यता पर चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वह हमारी है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। तो आज हम सुनारी सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें को यह पता होना चाहिए कि जो सुनारी सभ्यता है वह वर्तमान में स्थित कहाँ है। तो इसका तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो क्या हो गया, जो सुनारी सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो जो सुनारी सभ्यता है ना, यह हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। तो जो हमारी सुनारी सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है? जो हमारी सुनारी सभ्यता है ना, यह हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। तो सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो जो सुनारी सभ्यता है ना, यह हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो सुनारी सभ्यता है जो कि एक लोहा युगीन सभ्यता है, तो इसका जो उत्खनन है ना, तो इसका उत्खनन कब हुआ था? तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ आंसर दीजिए कि जो सुनारी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो सुनारी सभ्यता है, तो इसका जो उत्खनन का जो कार्य है, यानी इसका खनन करने का जो कार्य, यानी इसको उत्खनन करने का कार्य कब हुआ था? तो इसको जो उत्खनन है ना, ये है 1980 यानी 1980 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था। यानी जो हमारी सुनारी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है ना, क्या जो उत्खनन है वह 1980 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था। फिर नेक्स्ट है हमारा जो सुनारी है ना, कौन सी? सुनारी। तो सुनारी कांतली नदी के किनारे है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो सुनारी है तो सुनारी स्थित कहाँ है? यानी जो सुनारी सभ्यता, जो सुनारी सभ्यता है ना, वह स्थित कहाँ पर है? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? उसका आपको आंसर होगा कि जो सुनारी सभ्यता है ना, तो सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। यानी सुनारी सभ्यता हमारी कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारी सुनारी सभ्यता है ना, तो वहाँ से हमको बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है सुनारी सभ्यता से? तो सुनारी सभ्यता से हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सुनारी सभ्यता से क्या यहाँ से लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है यहाँ से? तो जो सुनारी सभ्यता है ना, यहाँ से लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। फिर है सुनारी से लोहे को पिघलाने के लिए 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, जो नीम का थाना के अंदर है, तो वहाँ पर लोहे को पिघलाने के लिए, किसको पिघलाने के लिए? लोहे को पिघलाने के लिए 2 भट्टियाँ, कितनी भट्टियाँ? 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। तो इस बात को हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जो सुनारी सभ्यता है ना, तो सुनारी सभ्यता के अंदर यहाँ से लोहे की, किसकी? लोहे की
भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यानी सुनारी सभ्यता के अंदर से लोहे को पिघलाने के लिए यहाँ पर 2 भट्टियाँ मिली है। फिर है यहाँ के लोग चावल का उपयोग नहीं करते थे। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, तो सुनारी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, क्या जो सुनारी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे ना, वह चावल का उपयोग नहीं किया करते थे। किसका उपयोग नहीं किया करते थे? चावल का उपयोग नहीं किया करते थे। फिर है घोड़े से रथ खींचते थे। यानी जो सुनारी सभ्यता के जो लोग हैं ना, वह रथ किससे खींचा करते थे? तो सुनारी सभ्यता के जो लोग थे ना, वह घोड़े से रथ खींचा करते थे। और धान या फिर जो अनाज के संग्रहण का एक कोठा भी मिला हुआ है। क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से धान और अनाज का संग्रहण करने के लिए एक कोठा भी मिला हुआ है। तो इस बात का भी हमको याद रखना है। तो अगर हम देखें तो जो हमारी सुनारी सभ्यता है, तो सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो हम सुनारी सभ्यता पर थोड़ी सी चर्चा और हासिल कर लेते हैं, ताकि हमारे सभी डाउट क्लियर हो सके और हमको ज़्यादा तकलीफ न हो और हमारे क्वेश्चन सही हो सके। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा सुनारी सभ्यता से यही बनता है कि जो सुनारी सभ्यता है वह स्थित कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो इसका आपको क्या आंसर देना होगा? इसका आपको आंसर देना होगा कि जो सुनारी सभ्यता है ना, वह हमारी नीम का थाना, कहाँ? नीम का थाना के अंदर स्थित है। आप सभी को याद हो गया होगा कि सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए कि जो सुनारी सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिपीट कीजिए कि सुनारी सभ्यता हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। तो सुनारी सभ्यता हमारी कहाँ स्थित है? तो जो हमारी सुनारी सभ्यता है ना, यह हमारी जो नीम का थाना है ना, वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है हमारी सुनारी? तो हमारी जो सुनारी सभ्यता है ना, यह हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। फिर है जो सुनारी सभ्यता है, क्या जो सुनारी सभ्यता है इसका जो उत्खनन है, क्या जो सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है ना, वह कब हुआ था? तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है ना, वह 1918 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था। 1980 के अंदर इसका जो उत्खनन का है ना, वह कार्य हुआ था। यानी कब हुआ था इसका उत्खनन? तो इसका उत्खनन 1980 के अंदर हुआ था। तो इसका उत्खनन कब हुआ? तो इसका जो उत्खनन है ना, वह 1980 के अंदर हुआ था। हमको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, वह हमारा यह बन रहा है कि जो हमारी सुनारी सभ्यता है, तो सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि जो सुनारी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो सुनारी सभ्यता है, तो वह कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो सुनारी सभ्यता है, तो वह कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? एक बार आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो उसका आप आंसर दोगे कि जो कांतली नदी है ना, क्या जो कांतली नदी है, तो कांतली नदी के किनारे ही सुनारी सभ्यता बसी हुई है। तो सुनारी सभ्यता कहाँ बसी हुई है? तो जो सुनारी सभ्यता है ना, यह हमारी कांतली नदी के किनारे बसी हुई है।
तो सुनारी सभ्यता कहाँ पर बसी हुई है? सुनारी सभ्यता हमारी जो कांतली नदी है ना, उसी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है। तो हमको इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि जो सुनारी सभ्यता है ना, वह जो कांतली नदी है ना, उसके किनारे पर बसी हुई एक सभ्यता है। तो अब आपसे यह पूछ ले कि नीम का थाना है ना, तो नीम का थाना के अंदर कौन सी सभ्यता है? यह भी एग्जामिनर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि जो नीम का थाना है, तो नीम का थाना के अंदर निम्न में से कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको बेझिझक आंसर देना होगा कि जो सुनारी सभ्यता है, तो जो नीम का थाना है ना, तो वहाँ पर सुनारी सभ्यता है। फिर आपसे पूछ ले कि निम्न में से सुनारी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो उसका आप आंसर दोगे लौह युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? लौह युगीन सभ्यता। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1980 के दौरान, यानी 1980 के दौरान कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ था? यह भी हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है कि 1980 के अंदर कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ था। उसका आप क्या आंसर दोगे? उसका आप आंसर दोगे कि जो सुनारी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? जो सुनारी सभ्यता है। तो जो सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है ना, क्या जो सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है वह 1980 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था। तो अब आपका यह क्वेश्चन और हो गया कि सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है ना, वह 1980 के अंदर हुआ। और इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 1980 के अंदर कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ था? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जो सुनारी सभ्यता है ना, इसका उत्खनन 1980 के अंदर ही हुआ था। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जो सुनारी सभ्यता है, तो सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि जो सुनारी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो सुनारी सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है? तो यह भी हमारा एक और क्वेश्चन यहीं पर बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि जो सुनारी सभ्यता है, तो वह कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आप आंसर दोगे कि जो सुनारी सभ्यता है ना, वह कांतली नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, वह कांतली नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। एग्जामिनर इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो कांतली नदी है, क्या जो कांतली नदी है, तो कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो एग्जामिनर पूछ लिया करे कि जो कांतली नदी है, क्या जो कांतली नदी है, तो कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता है वह कौन सी बसी हुई है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे सुनारी सभ्यता। यानी मोटा मोटी बात क्या होगी? तो मोटा मोटी बात यह होगी कि जो सुनारी सभ्यता है ना, यह हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। तो सुनारी कहाँ होगी? तो सुनारी सभ्यता नीम के थाना के अंदर स्थित है। और जो इसका उत्खनन है ना, यह 1980 में हुआ था। यानी जो सुनारी सभ्यता का जो उत्खनन है ना,
यह 1980 के अंदर हुआ था। और इसी के साथ साथ जो सुनारी है ना, वह कांतली नदी के किनारे स्थित है। जो सुनारी है वह कहाँ स्थित है? जो सुनारी सभ्यता है ना, वह कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हमारी सुनारी सभ्यता है ना, उसके अंदर यहाँ से लोहे की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई है। तो अब आपसे पूछ ले कि जो सुनारी सभ्यता है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपका एक ही आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? कि जो सुनारी सभ्यता है ना, वहाँ से हमें लोहे की भट्टियाँ भी मिली है। क्या मिली है? तो जो हमारी सुनारी सभ्यता है, तो सुनारी सभ्यता से लोहे की जो भट्टियाँ हैं ना, वह भी प्राप्त हुई है। तो इस बात को भी हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जो सुनारी सभ्यता है ना, वहाँ से लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। फिर है सुनारी से लोहे को पिघलाने के लिए 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यानी सुनारी सभ्यता के अंदर जो लोहा धातु होता है ना, तो लोहा धातु को पिघलाने के लिए यानी उसको मेल्ट करने के लिए 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यानी सुनारी के अंदर जो लोहा धातु है ना, उसको पिघलाने के लिए या फिर उसको मेल्ट करने के लिए क्या मिला है? तो मेल्ट करने के लिए वहाँ से 2 भट्टियाँ मिली है। क्या मिली है? 2 भट्टियाँ मिली हैं। फिर है यह लोग चावल का प्रयोग नहीं करते थे। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, तो सुनारी सभ्यता के अंदर जो लोग हुआ करते थे ना, जो सुनारी सभ्यता के अंदर जो लोग हुआ करते थे, तो वे लोग क्या नहीं यूज किया करते थे खाद्य पदार्थों के अंदर? तो वे चावल का उपयोग नहीं करते थे। किसका उपयोग नहीं की करते थे? तो जो लोग हैं ना, वह चावल का उपयोग नहीं किया करते थे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है कि सुनारी सभ्यता के जो लोग थे, वह किस खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं करते थे? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चावल। क्या हो गया? चावल। यानी चावल का उपयोग सुनारी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे ना, वह नहीं किया करते थे। फिर आप देखें तो यहाँ से घोड़ों से रथ खींचे जाते थे। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, तो सुनारी सभ्यता के अंदर जो घोड़े हुआ करते थे ना, उस समय जो घोड़े हुआ करते थे, तो सुनारी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे ना, वह घोड़ों से रथ खिंचवाते थे। क्या करते थे? जो घोड़े होते थे ना, तो घोड़ों से वे रथ खिंचवाते थे। तो इस बात का भी हमको याद रखना होगा। क्या? कि सुनारी सभ्यता के लोग जो घोड़े होते हैं ना, तो घोड़े से वे रथ को खिंचवाते थे। क्या करते थे? घोड़े से वह रथ को खिंचवाते थे। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर है धान या फिर अनाज। यानी धान या फिर जो अनाज होता है ना, उसको संग्रहण करने के लिए, यानी धान और अनाज को संग्रहण करने के लिए यहाँ पर कोठा भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर कोठा भी प्राप्त हुआ है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सुनारी सभ्यता के अंदर धान और अनाज को संग्रहण रखने के लिए यहाँ पर एक कोठा प्राप्त हुआ है। और क्या? और साथ साथ क्या है? यहाँ पर जो घोड़े होते थे ना,
तो घोड़े से यहाँ के लोग उनसे रथ खिंचवाते थे। तो इस प्रकार जो हमारी सुनारी सभ्यता है ना, इस पर हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली है। जितनी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं ना, उतनी क्वेश्चनों को हमने कवर अप कर लिया है। इससे ज़्यादा सुनारी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चाहे वो आपके किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो। अब हम जो बात करते हैं, अब हम जो हमारी जोधपुर है सभ्यता है ना, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। कौन सी सभ्यता पर? जोधपुरा सभ्यता पर। अब हमको पता होना चाहिए कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, क्या कुछ इसकी प्रोसेस है और यहाँ से क्या क्या मिले हैं। तो उन सभी के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही होता है कि जो जोधपुरा सभ्यता है, क्या जो जोधपुरा सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो जोधपुरा सभ्यता है वह स्थित कहाँ पर है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, उसका आपको क्या आंसर देना होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरा सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। कौन सा हो गया? कोटपुतली बहरोड। आप गलती से यह मत कर देना कि जोधपुरा सभ्यता जोधपुर के अंदर स्थित है, यह मत कर देना। तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह हमारी कहाँ है? तो यह हमारी जो कोटपुतली बहरोड है ना, कौन सी? जो कोटपुतली बहरोड है, तो वहाँ पर स्थित है। क्या स्थित है वहाँ पर? तो वहाँ पर है ना वह जोधपुरा सभ्यता स्थित है। तो इस बात का हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह हमारी बहरोड कोटपुतली के अंदर है। आप गलती से जोधपुर मत कर देना कि जो यह तो जोधपुरा सभ्यता है और यह जोधपुर के अंदर है, ऐसा मत कर देना। आपको हर एक क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना होगा, क्योंकि आज के समय के अंदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन फैला हुआ है। आजकल स्टूडेंट इतनी तैयारी करते हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो तैयारी आपको इस तरह करनी होगी कि आपका 100% सिलेक्शन हो। आपको अपना 100 में से 100% देना ही होगा, तब जाकर आपका कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाने का सपना पूरा होगा। तो आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी है। फिर आपको याद, अगर आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हो ना, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी आपको एक दिन 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर है कि जो हमारी जोधपुरा सभ्यता है ना, यह हमारी बहरोड कोटपुतली के अंदर स्थित है। फिर हो जाएगा कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, यह साबी नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यह बनता है जोधपुरा सभ्यता से कि तो जोधपुरा सभ्यता है, तो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह कौन से नदी के किनारे पर है। तो इस क्वेश्चन का भी हमको जवाब ढूंढना होगा। क्या जवाब ढूंढना होगा कि जो जोधपुरा सभ्यता है, तो जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरा सभ्यता है, तो जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस बात का हमको याद रखना है। तो अब आप क्या बताओगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे है। तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह हमारी साबी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है जोधपुरा सभ्यता। तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह साबी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? साबी नदी। या फिर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से साबी नदी के किनारे के निम्न में से जो साबी नदी है ना, उसके किनारे कौन सी सभ्यता है। क्या पूछ लिए
कि निम्न में से तापी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे। तो उसका आप आंसर दोगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह तापी नदी के किनारे बसी हुई है। क्या कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, यह तापी नदी के किनारे पर बसी हुई एक सभ्यता है। फिर आपको यह पूछ ले कि निम्न में से जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जो जोधपुरा, जो तापी नदी के किनारे जो सभ्यता बसी हुई है, वह जोधपुरा सभ्यता है, या फिर जोधपुरा सभ्यता तापी नदी के किनारे पर बसी हुई एक सभ्यता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कोटपुतली बहरोड, क्या कि कोटपुतली बहरोड में कौन सी सभ्यता है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे। तो उसका आप आंसर दोगे कि जो कोटपुतली बहरोड है ना, वहाँ पर जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है। कौन सी सभ्यता बसी हुई है। तो वहाँ पर है ना, वहाँ पर जो जोधपुरा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, तो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह बसी हुई है। तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। और एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जो जोधपुरा सभ्यता है, क्या जो जोधपुरा सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता है। यानी जो जोधपुरा सभ्यता है वह निम्न में से कौन सी सभ्यता है। तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसका आप क्या आंसर दोगे। तो इसका आप आंसर दोगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, वह एक लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है। वह एक लोह युगीन सभ्यता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हैं, यहाँ से लोहे की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरा सभ्यता है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। उसका भी तो आपको आंसर देना होगा ना कि जो जोधपुरा सभ्यता है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में भी हमको आंसर देना होगा। तो उसका हम क्या आंसर देंगे। तो उसका हम आंसर ये देंगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, तो यहाँ से क्या, जोधपुरा सभ्यता से लोहे की, किसकी, लोहे की जो प्राचीनतम भट्टियाँ है, क्या लोहे की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। यानी यहाँ से, कहाँ से, जोधपुरा से लोहे की, किसकी, लोहे की प्राचीनतम यानी पुरानी भट्टियाँ भी मिली है। तो यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ मिलने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो इसके बारे में तो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोहे की भट्टियों के मिलने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि यह जो सभ्यता है ना, यह एक लोह युगीन सभ्यता है। क्या कारण है इसके पीछे। तो इसके पीछे कारण यह है कि यह एक लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है यह एक लोह युगीन सभ्यता है। तो इस बात को भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ मिलने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह एक लोह युगीन सभ्यता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको
जोधपुरा से क्या कि जोधपुरा से विशेष प्रकार के लोहा गलाने के फर्नेस मिले हैं जिसमें आवरण प्रक्रिया द्वारा लोहा गलाया जाता था, फिर उसे खुले फर्नेस में रखकर गर्म किया जाता था। तो अब यह एक फैक्ट निकल कर सामने आया है कि जो जोधपुरा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता हमारी, तो जोधपुरा सभ्यता है ना, तो जोधपुरा सभ्यता से विशेष प्रकार के लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं। क्या मिले हैं जोधपुरा सभ्यता से, तो जोधपुरा सभ्यता से लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि लोहे गलाने के जो फर्नेस मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो इस बात का भी तो हमको पता होना चाहिए कि लोहे गलाने के जो फर्नेस है ना वह कहाँ पर मिले हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, तो जोधपुरा सभ्यता से लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं। क्या मिले हैं, लोहे गलाने की फर्नेस मिले हैं। फिर है जिसमें आवरण प्रक्रिया द्वारा लोहे को गलाया जाता था। तो वहाँ पर क्या किया जाता था, जिसके अंदर आवरण प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, आवरण प्रक्रिया द्वारा जो लोहा होता है ना, उसको गलाया जाता था। क्या किया जाता था, तो लोहा होता था ना, उसको गलाया जाता था, फिर उसे खुले फर्नेस में रखकर गर्म किया जाता था, फिर उसे किसी लोहे को फिर उसे खुले फर्नेस में रखकर गर्म किया जाता था। क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था। अब क्या हो गया, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना वह यह निकल कर आ रहा है कि जोधपुरा से विशेष प्रकार के लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं। क्या मिले हैं, फर्नेस मिले हैं, यानी जोधपुरा से विशेष प्रकार के लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं, जिसमें आवरण प्रक्रिया द्वारा लोहा गलाया जाता था। जिसमें आवरण प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, आवरण प्रक्रिया द्वारा लोहा गलाया जाता था। क्या गलाया जाता था, लोहा गलाया जाता था। फिर उसे जो खुला फर्नेस है ना, क्या खुला फर्नेस, तो खुले फर्नेस में रखकर गर्म किया जाता था। क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है शुंग कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर क्या कुछ प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर जो कुषाणकालीन सभ्यता है ना, यानी यहाँ पर जो शुंग कुषाणकालीन सभ्यता है ना उसके अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं। तो इस बात को भी हमको याद रखना है
कि शुंग कुशालकालीन सभ्यता के जो अवशेष है ना वह जोधपुरा सभ्यता के अंदर ही मिले हैं। तो जो शुंग कुशालकालीन सभ्यता के जो अवशेष है वह कहाँ पर मिले हैं? तो जो शुंग कुशालकालीन जो सभ्यता के जो अवशेष है ना वह जोधपुरा से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जोधपुरा से ही मिले हैं। फिर है काली पालिश युक्त मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? काली पालिश युक्त मृत भांड। कौन सी पालिश? काली पालिश। तो काली पालिश से युक्त यहाँ पर मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? काली पालिश से युक्त यहाँ पर मृत भांड मिले हैं। यहाँ के जो मृत भांड मिले हैं ना उन पर काली पालिश क्या हो गया? उन पर काली पालिश की हुई है। तो यहाँ के जो मृत भांड है ना वह काली पालिश युक्त मृत भांड मिले हैं। फिर है मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यानी जो जोधपुरा सभ्यता है ना तो जोधपुरा सभ्यता से जो मौर्यकालीन अवशेष है ना यानी जोधपुरा सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। तो इस बात का भी हमको याद रखना है कि जोधपुरा सभ्यता से मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। उसके बाद अगला है हमारा कि जो जोधपुरा सभ्यता से जोधपुरा सभ्यता से डिसऑन स्टैंड भी मिला है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए इसी के साथ साथ जोधपुरा सभ्यता से क्या मिला है? तो जोधपुरा सभ्यता से जो डिसऑन स्टैंड है ना वह भी मिला है। क्या मिला है? डिसऑन स्टैंड भी मिला है। तो एक बार पुनः हम थोड़ी सी जो जोधपुरा सभ्यता है ना उस पर थोड़ी सी चर्चा हासिल कर लेते हैं कि जोधपुरा सभ्यता क्या कुछ है। तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना वह हमारी कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है। तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना वह हमारी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कहाँ है? तो जोधपुरा जो सभ्यता है ना यह हमारी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? तो जोधपुरा सभ्यता हमारी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। फिर है कि यह सावी नदी के किनारे है। यानी तो जोधपुरा सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप बिना झिझक के आंसर दोगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है यह सावी नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है। तो उसका आप क्या यहाँ से पूछ ले कि जो जोधपुरा सभ्यता है तो वह कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है? तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप आंसर दोगे कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना वह सावी नदी के किनारे पर एक बसी हुई सभ्यता है। कहाँ पर है? सावी नदी के किनारे पर ही बसी हुई एक सभ्यता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। फिर है यहाँ से लोहे की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। यानी जो जोधपुरा सभ्यता है ना क्या हो गया कि जो जोधपुरा सभ्यता है तो जोधपुरा सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? तो जोधपुरा सभ्यता से लोहे की किसकी? लोहे की प्राचीनतम लोहे की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। तो आप सभी के मन में यह डाउट बनना होगा कि यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ मिलने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो लोहे की भट्टियाँ हैं ना उसके मिलने का पीछे मुख्य कारण यह है कि यह जो सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं ना यह लोहा युगीन सभ्यता है। क्या है?
यह लोहा युगीन सभ्यता है। तो इस कारण यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ मिली है। क्या मिली है? इसी कारण, किस कारण कि यह एक लोहा युगीन सभ्यता होने के कारण ही यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ मिली है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है जोधपुरा में, किसके अंदर? जोधपुरा सभ्यता के अंदर विशेष प्रकार के, क्या? तो जोधपुरा सभ्यता के अंदर विशेष प्रकार के लोहे गलाने के, क्या? लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं। क्या मिले हैं? फर्नेस मिले हैं। यानी जोधपुरा से विशेष प्रकार के लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं, जिनमें आवरण प्रक्रिया द्वारा लोहा गलाया जाता था। क्या? जिनके अंदर जो आवरण प्रक्रिया है, क्या? जो अवकरण प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? अवकरण प्रक्रिया है। तो अवकरण प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर लोहा गलाया जाता था। क्या किया जाता था? यहाँ पर लोहा गलाया जाता था। यानी क्या हो गया कि जो जोधपुरा है ना, तो जोधपुरा से विशेष प्रकार के, क्या? जोधपुरा से विशेष प्रकार के लोहे गलाने के, क्या? लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं। क्या मिले हैं? फर्नेस मिले हैं, जिनमें, किसमें? जिसमें अवकरण प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? अवकरण प्रक्रिया द्वारा लोहा गलाया जाता था। क्या किया जाता था? जो लोहा होता है ना, उसको गलाया जाता था, फिर उसे खुले फर्नेस में रखकर गर्म किया जाता था। क्या किया जाता था? फिर उसको जो खुले फर्नेस है ना, उसके अंदर रखकर गर्म किया जाता था। फिर आगे है कि शुंग कुशालकाणी सभ्यता के अवशेष भी यही मिले हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता? जो जोधपुरा सभ्यता है, तो जोधपुरा सभ्यता से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो जोधपुरा सभ्यता से जो शुंग, क्या? जो शुंग कुषाणकालीन सभ्यता है, क्या? जो शुंग कुशालकालीन सभ्यता है ना, तो उस सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष। यानी यहाँ से शुंग कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी जोधपुरा सभ्यता से शुंग कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं। फिर है काली पोलिश युक्त मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? यानी यहाँ पर काली पोलिश युक्त, क्या हो गया? काली पोलिश युक्त मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर काली पोलिश युक्त मृत भांड मिले हैं। तो इस बात को भी हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि यहाँ पर शुंग कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और साथ ही साथ काली पॉलिश युक्त मृत भांड मिले हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जो मौर्यकालीन अवशेष है ना, वह भी यहाँ पर मिले हैं। क्या मिले हैं? जो मौर्यकालीन जो अवशेष है ना, तो वह भी यहाँ पर मिले हैं। यानी जोधपुरा सभ्यता से डिश ऑन स्टैंड मिला है। क्या मिला है? डिश ऑन, क्या नहीं, यहाँ पर डिश ऑन स्टैंड भी मिला है। तो जो हमारी जोधपुरा सभ्यता है, तो क्या हो गया? उसके अंदर शुंग के जो कुषाणकालीन जो सभ्यता है ना, उसके भी इसके अंदर अवशेष भी देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ
और साथ ही साथ यहाँ पर काली पालिश युक्त मृत भांड भी मिले हैं। क्या मिले हैं कि यहाँ पर साथ ही साथ काली पालिश युक्त जो मृत भांड है ना वह भी मिले हैं। फिर है जोधपुरा सभ्यता के अंदर, कौन सी सभ्यता के अंदर कि जो जोधपुरा सभ्यता है ना उसी के अंदर यहाँ पर जो मौर्यकालीन जो अवशेष है ना, क्या जो मौर्यकालीन अवशेष है वह भी यहीं पर देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं, यहाँ पर जो मौर्यकालीन जो अवशेष है ना वह भी देखने को मिले हैं। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। फिर है जोधपुर सभ्यता से क्या, तो जो जोधपुरा सभ्यता है ना, तो जोधपुरा सभ्यता से डिसऑन स्टैंड भी मिला है। क्या मिला है, डिसऑन स्टैंड भी जो मिला है वह जोधपुरा सभ्यता से मिला है। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो ईसवाल सभ्यता है ना उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा हमेशा की बात यही बन रहा है कि जो ईसवाल जो सभ्यता है वह स्थित कहाँ पर है, यानी जो ईसवाल सभ्यता है वह है कहाँ पर। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि जो ईसवाल सभ्यता है ना वह हमारी कहाँ पर है, तो यह उदयपुर के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन ईसवाल सभ्यता कहाँ पर है, तो ईसवाल जो सभ्यता है ना वह उदयपुर के अंदर स्थित है। तो ईसवाल सभ्यता कहाँ पर है, तो ईसवाल जो सभ्यता है ना वह उदयपुर के अंदर स्थित है। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे है यह प्राचीन औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। क्या कि जो ईसवाल है ना, तो जो ईसवाल है ना जो उदयपुर के अंदर स्थित है, यह जो प्राचीन औद्योगिक नगरी है ना, क्या कि जो प्राचीन औद्योगिक नगरी उस जो प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ईसवाल प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी हमको याद रखना है, यानी प्राचीन औद्योगिक नगर किसको जाना जाता है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आपको आंसर देना है कि ईसवाल। क्या, ईसवाल, यानी ईसवाल प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है ऊंट के दांत भी मिले हैं, यानी जो ईसवाल सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, जो ईसवाल सभ्यता है, तो ईसवाल सभ्यता से जो ऊंट है ना, ऊंट के दांत भी यहीं पर मिले हैं, यानी यहाँ से ऊंट के दांत भी मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर ऊंट भी हुआ करते थे। तो ईसवाल सभ्यता से किस पशु के दांत मिले हैं, तो ईसवाल सभ्यता से जो ऊंट है ना, ऊंट के यहाँ पर दांत मिले हैं। क्या मिले हैं, यहाँ पर जो ऊंट पशु है ना उसके दांत भी मिले हैं। फिर है नोह भरतपुर भी लोहा युगीन सभ्यता का स्थल है, यानी जो नोह सभ्यता है वह भी लोहा युगीन सभ्यता का ही एक स्थल है। तो एक बार थोड़ा सा हम जो हमारी ईसवाल सभ्यता है ना उस पर थोड़ी सी सरसरी नज़र और डाल लेते हैं कि जो ईसवाल सभ्यता है वह क्या कुछ है। तो पहला तो यही हो गया, जो ईसवाल सभ्यता है ना यह प्राचीन औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है, यानी जो ईसवाल सभ्यता है ना यह प्राचीन प्राचीन औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो ईसवाल है ना यह प्राचीन औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि जो ईसवाल है ना, तो ईसवाल से जो ऊंट है ना, ऊंट के दांत भी मिले हैं। क्या मिले हैं ईसवाल से,
तो इस सवाल से ऊंट के दांत भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ पर ऊंट भी पाए जाते थे। तो क्या दर्शाते हैं? तो जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ पर ऊंट भी पाए जाते थे। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि जो ऊंट के दांत के जो अवशेष है वह कहाँ पर मिले हैं। तो आप क्या आंसर दोगे? तो आपका आंसर होगा ईसवाल। क्या हो गया? ईसवाल। यानी ईसवाल के अंदर ही ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं, यानी यहाँ पर ऊंट के दांत भी मिले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि जो नूह है ना, जो भरतपुर के अंदर है, वह भी एक लोहा युग सभ्यता का ही एक स्थल है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सभ्यता नगर की ओर चलते हैं। यानी हम जो नगर सभ्यता है ना, उस पर अब हम जानकारी हासिल करते हैं कि जो नगर सभ्यता है वह क्या है, यह कहाँ पर स्थित है, इसके अंदर क्या पाया गया है। तो इस बारे में भी अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नगर है ना, नगर हमारी टोंक के अंदर स्थित है। जो नगर है, नगर कहाँ पर है? तो नगर टोंक के अंदर स्थित है। तो इसका हमको पता चल गया कि नगर टोंक के अंदर स्थित है। उसके बाद है कि इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो नगर है, जो नगर सभ्यता है, जो कि टोंक के अंदर है, तो नगर कहाँ है? नगर टोंक के अंदर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो जिसको खेड़ा नाम से भी जाना जाता है, यानी खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नगर, जो कहाँ पर है? जो टोंक के अंदर है, जिसका उपनाम क्या है, या फिर उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। फिर अगला है मालवा जनपद का प्रमुख स्थल था। यानी जो नगर टोंक है ना, यह जो मालव जनपद है, क्या जो मालव जनपद है ना, तो मालव जनपद का यह एक प्रमुख स्थल था। क्या था? यह मालव जनपद है ना, उसका एक प्रमुख स्थल था। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि जो मालव जनपद है, तो मालव जनपद का जो प्रमुख स्थल था वह क्या था? तो मालव जनपद का जो प्रमुख स्थल है ना, वह हमारा क्या था? तो वह हमारा था नगर या टोंक नगर था। फिर अगर हम उसके बाद चलें, तो उसके बाद अगला हमारा आ रहा है कि जो हमारा यह है क्या, कि जो हमारा है नगर है, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको है ना, इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? यहाँ से 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से 6000 तांबे के सिक्के भी मिले हैं। यानी नगर टोंक से हमको 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। उसके बाद है जो मालव जनपद के थे, सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के से मिले हैं। यानी यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? तो यहाँ पर 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो उन तांबे के सिक्कों में क्या है? जो मालव जनपद के थे, यानी यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं, तो वे कौन से सिक्के थे? तो यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं ना, ये है मालव जनपद है ना, उनके सिक्के थे। फिर सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के से ही मिले हैं। यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिले हैं ना, ये है मालव जनपद के ही सिक्के मिले हैं। फिर है इन सिक्कों को
क्लाइयल ने खोजा था। यानी जो जो यहाँ की जो सिक्के हैं ना, यानी नगर टोंक के अंदर जिन सिक्कों को खोजा गया था ना, तो उनकी जो खोज है ना वह क्लाइन ने की थी। किसने की थी? क्लाइन ने की थी। फिर है ये सिक्के हल्के व छोटे हैं। यानी नगर टोंक के अंदर जो सिक्के खोजे गए हैं ना, तो ये सिक्के साइज के अंदर एक तो वजन में तो हल्के हैं और साइज के अंदर ये सिक्के छोटे हैं। तो इन बात का भी हमको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा में ऋषि कामदेव की मूर्ति मिली है। यानी क्या है कि ये सिक्के हल्के और छोटे हैं और यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा में ऋषि कामदेव की मूर्ति भी मिली है। यानी यहाँ से महिषासुर मर्दिनी व प्रतिमा व ऋषि कामदेव की मूर्ति भी मिली है। फिर पत्थर व मोदक के रूप में गणेश जी का अंकन मिला है। यानी यहाँ पर पत्थर और मोदक के अंकन के रूप में यहाँ पर गणेश जी का अंकन भी मिला है। फिर देवी दुर्गा का अंकन भी यहाँ पर मिला है। और क्या मिला है यहाँ पर जो देवी दुर्गा है ना, उसका भी अंकन मिला हुआ है। अब जो हमने नगर पढ़ी थी ना, नगर सत्ता, उस पर थोड़ी सी जानकारी और हासिल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। तो जो नगर है, नगर कहाँ पर है? नगर टोंक के अंदर स्थित है और इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो यह मालव जनपद का प्रमुख स्थान था। क्या था? मालव जनपद का एक प्रमुख स्थान था। फिर है यहाँ से 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 6000 सिक्के प्राप्त हुए हैं जो मालव जनपद के थे। जो किसके थे? जो मालव जनपद के सिक्के थे और सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के ही थे। फिर है इन सिक्कों को क्लाइन ने खोजा था। यानी यहाँ जो सिक्के मिले हैं उनकी जो खोज है वह किसने की थी? तो उनकी खोज क्लाइन ने की थी। किसने की थी? क्लाइन ने इन सिक्कों को खोजा था। फिर है ये सिक्के हल्के व छोटे हैं। यानी यह जो सिक्के हैं, कौन से सिक्के जो यहाँ पर मिले हैं, तो इन सिक्कों का जो वेट है ना वह कम है और साथ ही साथ जो इनका साइज है ना वह छोटा है। और यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा व ऋषि कामदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर पत्थर पर मोदक के रूप में गणेश जी का अंकन मिला है और यहाँ पर देवी दुर्गा की प्रतिमा का अंकन भी हुआ है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।